मैंने जैसे ही एक विशाल अजगर के रूप में पुनर्जन्म लिया, सबसे पहले मैंने सड़क से एक छोटी मादा सांप को जबरदस्ती उठा लिया। मैंने सांपों के प्रजनन के आनंद का पूरा अनुभव किया, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड बाद ही मैं पूरी तरह घबरा गया। जैसे मुझे अचानक पता चला कि ये साधारण से दिखने वाली छोटी मादा सांप असल में वो दरअसल ड्रैगन जाति की 1 लाख नौसैनिक सेना का नेतृत्व करने वाली ड्रैगन सम्राज्ञी का पुनर्जन्म थी। और इस समय वो छोटी मादा सांप एक कोने में सिमटी हुई है, मेरे कठोर व्यवहार से उसके शरीर पर पड़े घावों को चाट रही है। उसकी ठंडी सांप जैसी आंखें गुस्से और द्वेष से भरी हुई है। ये सम्राज्ञी सच में एक योग्य ड्रैगन सम्राज्ञी है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गिरे हुए शेर को भी कुत्ता परेशान कर देता है और उसे रौंदा जाता है इस असभ्य जानवर द्वारा। हालांकि उस छोटी मादा सांप ने अपना मुंह नहीं खोला, फिर भी मैं उसके दिल की गर्जना साफ साफ सुन सकता था। मेरा पूरा शरीर वहीं स्तब्ध रह गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी मादा सांप भी पुनर्जन्म लेकर आई है और ड्रैगन सम्राज्ञी जैसी कोई बड़ी हस्ती है। जब मैं अभी कुछ देर पहले हुई उस शर्मनाक घटना को याद करता हूं, तो खुद ब खुद मुझे एक सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। ये सम्राज्ञी अब निश्चित ही मुझे जिंदा निगल जाना चाहती है। अगर मैंने सच में उसे अपनी शक्ति फिर से हासिल करने दी, तो मुझे डर है कि किसी भी पल मैं एक मरा हुआ सूखा हुआ सांप बन जाऊंगा। जैसे ही मैं ये सोच रहा था कि क्या मुझे उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी जान ले लेनी चाहिए, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी। डिन, सांपों के लिए गुड बेनिफिट सिस्टम लिंक हो गया। सफल। मुख्य कौशल अनलॉक हुआ। 100 गुना रिटर्न। नियमों के अनुसार बंधे हुए लक्ष्य को लाभ देना आवश्यक है। अधिकतम 100 गुना इनाम प्राप्त किया जा सकता है। बंधा हुआ लक्ष्य। व्हाइट मूनलाइट। मूल रूप से ड्रैगन सम्राज्ञी। वर्तमान स्थिति। गंभीर रूप से घायल, जमी हुई। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। सच में, ये तो स्थानांतरण करने वालों के लिए जरूरी गोल्डन फिंगर जैसा ही है। हालांकि थोड़ा देर से ही सही, लेकिन ये आ ही गया। इसके तुरंत बाद मैंने अचानक सिर घुमाया और गुफा के प्रवेश द्वार पर छिपी व्हाइट मूनलाइट की ओर देखा। इस समय वो मेरी नजरों में तुरंत बदल गई। कोई अशुभ ताबीज वाबीज नहीं, ये सब बेकार है। ये तो साफ तौर पर एक दुर्लभ खजाना है। व्हाइट मूनलाइट ने मेरी नजर से नजर मिलाई। उसका शरीर अनजाने में जोर से कांप उठा। ये मेरी विशाल शरीर सीधा रेंगते हुए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर सफेद चांदनी ने तुरंत उसके दिल में हलचल मचा दी। ये लड़का अब और क्या करना चाहता है? क्या इसे अभी भी संतोष नहीं हुआ? अपने पिछले जीवन में एक ड्रैगन सम्राज्ञी होने के नाते वो सांप जाति के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर उसने मुझे दूसरी बार ऐसा करने दिया, तो मैं बेहतर समझूंगी कि मैं उसे काट ही लूं। सांप जाति के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर उसने मुझे दूसरी बार ऐसा करने दिया, तो मैं बेहतर समझूंगी कि मैं अपनी जीभ काटकर अभी यहीं मर जाऊं। मैंने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक देखी। ये साफ था कि वो मेरे साथ मरने तक लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। मैंने बस उसे नजरअंदाज किया और जंगल के अंदर और गहराई में चला गया। मैं साफ साफ उसके विचार सुन सकता। सांपों का स्वभाव कामुक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अभी जो कहा वो वास्तव में मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि उस समय मैं पूरी तरह होश में नहीं था और तेजी से जंगल के बीच से गुजर रहा था। मैं अपनी यादों को अपने मन में समाहित करने की कोशिश कर रहा था। अब सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी साधना कल्टीवेशन को जल्दी से बेहतर बनाया जाए और जल्द से जल्द मानव रूप में बदलकर इस सांप के शरीर से छुटकारा पाया जाए। जब मैं फिर से गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तब तक मैं पहले ही उसके मुंह में शिकार भरा हुआ था। मुझे वापस आते देख व्हाइट मूनलाइट ने सहज ही अपना शरीर सिकोड़ लिया। उसने पहले भागने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उसके घाव बहुत गंभीर थे। यहां तक कि हिलना डुलना भी उसके लिए मुश्किल था। उस खून से सने खाने के ढेर को देखकर व्हाइट मूनलाइट ने गला हिलाया और मुश्किल से अपनी लार निगली। लेकिन सम्राज्ञी की गरिमा के कारण उसने फिर भी अपना सिर ऊंचा रखा और बचा खुचा खाने से इनकार कर दिया। मैं असल में चाहता था कि मैं उसे थोड़ा और चिढ़ाना चाहता था, लेकिन फिर सोचा बेहतर होगा इसे यहीं छोड़ दूं। अगर मैंने सच में इस पैसे के पेड़ को भूखा मरने दिया, तो मेरा ही बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैंने उस ग्रिजली भालू को काटा और उसके सामने फेंक दिया। लेकिन अनजाने में मेरी पूंछ उसके शरीर को छू गई। वो पूरे शरीर में कांप उठी और उसके शल्क खड़े हो गए। फिर भी जिद में उसने ठंडी सांस लेते हुए मुंह फेर लिया। ये युवती मुंह से तो मुझे डांटती है, लेकिन उसका शरीर तो बहुत ईमानदार है। लेकिन इस समय वो इतनी भूखी थी कि उसकी छाती पीठ से लगने लगी थी। चाहे वो अद्वितीय ड्रैगन सम्राज्ञी ही क्यों ना हो, फिर भी वो जीवित रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति का विरोध नहीं कर सकती थी। छोड़ो, जाने दो।
ये सम्राज्ञी भी अब थोड़ा सा चख ही लेगी। जब मैं अपनी साधना वापस पा लूंगी, तब इस जानवर से हिसाब बराबर करूंगी। भूखी भेड़िया चांदनी में अब पहले जैसी नाजुक नहीं रही। उसने अपने खून से सने जबड़े खोल दिए। एक ही कौर में उसने एक ही वार में ग्रिजली भालू की पीठ की खाल नोच डाली। उसके मन की ये बातें सुनकर मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मुझे खा रही है, मेरा खून पी रही है, और दिमाग में अभी भी सोच रही है कि मेरी खाल कैसे उतारे। अगर ये सिस्टम मुझे इस सोने की खान से जोड़कर न रखता, तो मैं कब का अपनी जान बचाकर यहां से भाग चुका होता, तुझे यहीं अकेले मरने के लिए छोड़कर। कुछ ही देर में मेरे दिमाग में आतिशबाजी जैसी आवाज गूंजने लगी। लगातार बीप की आवाजें पटाखों की तरह गूंजने लगीं। मुझे 100% रिटर्न इनाम मिला। घुटनों में गर्माहट की संवेदनशीलता। मुझे 100% रिटर्न इनाम मिला। किलर फुट पावर। मैंने तुरंत सिस्टम पैनल खोलकर उसे चेक किया। वाह, वहां पहले से ही 10 से भी ज्यादा तरह की उपयोगी अलौकिक शक्तियां मौजूद थीं। मैं मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वाकई, ये एक शानदार आइडल बॉस है। इसने तो बस एक ग्रिजली भालू खाया, और इसके बदले में मुझे जो फायदे मिले हैं, वे इतने डरावने थे। बिना जरा भी हिचकिचाए मैंने धुंध में लिपटे एक और हिरन को काटा और उसे वापस चांदनी में फेंक दिया। इस समय वो सफेद चीज अपने पेट में गए भोजन को पचा रही थी। उसकी देह नंगी आंखों से ही ठीक होती हुई साफ दिखाई दे रही थी। जब मैंने एक और शिकार उसके सामने फेंका, तो वो जरा भी नहीं डरी और अपना मुंह खोलकर उसे चीरने लगी। मेरे दिमाग में सिस्टम की एक सुखद सूचना की आवाज बार बार गूंज रही थी। मैं इतना खुश था कि अपनी मुस्कान रोक ही नहीं पा रहा था। क्या ये वही मशहूर आसान जीत है? अगले 3 दिनों तक मैं हर दिन ऐसे बाहर भागता रहा जैसे मुझ में मुर्गे का खून भर दिया गया हो। सौली के दायरे में रहने वाले जंगली जानवर 8 जन्मों के लिए बदकिस्मत साबित हुए। कोई भी मेरे पंजों से बच नहीं सका। पकड़े गए ज्यादातर शिकार उस सफेद चांदनी के पेट में चले गए। उसके शल्क और भी चमकदार होते गए और उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में मैं अब उस स्तर तक पहुंच गया हूं कि उससे एक शक्तिशाली अस्तित्व से निकलने वाला डरावना दबाव हल्का हल्का महसूस कर सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे सफेद चांदनी ठीक होती जा रही है, मैं उतना ही ज्यादा परेशान हो रहा हूं, क्योंकि असली फायदा तो मुझे ही हो रहा है। अब तक मैंने लगभग 100 अलौकिक शक्तियां हासिल कर ली है। डिंग। बंधे हुए ऑब्जेक्ट की भावनाओं में बदलाव का पता चला है। सफेद चांदनी की निकटता एक बढ़ गई है। अलौकिक शक्तियों के संयोजन का फंक्शन अनलॉक हो गया है। याद दिला दूं, जितनी ज्यादा निकटता होगी, उतने ही भरपूर इनाम मिलेंगे। अगर इंटीमेसी 0 तक पहुंच गई, तो बंधा हुआ संबंध तुरंत समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और फिर से सिस्टम पैनल की ओर देखने लगा। अब सिर्फ इंटीमेसी का कॉलम ही नहीं जोड़ा गया था, बल्कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली अलौकिक शक्तियों के संयोजन का फंक्शन भी आ गया था। बिना एक पल गवाए मैंने इन दिनों में जमा की गई सारी अलौकिक फीडबैक शक्तियों को सीधे एक साथ मिला दिया। डिंग। सिंथेसिस सफल हुआ। बधाई हो, आपको आध्यात्मिक शरीर की अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है। साथ ही ड्रैगन की शक्ति से उत्पन्न भय भी मिला है। अगले ही पल मेरा कई मीटर लंबा सर्प जैसा शरीर तेजी से फैलने लगा। मेरे शल्क खुलने बंद होने लगे, जिनसे धातु जैसी आवाज निकल रही थी। मेरा शरीर पहले से एकदम ज्यादा मोटा और मजबूत हो गया था। अपने शरीर के अंदर इस विस्फोटक शक्ति के बदलाव को महसूस करके मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। तुरंत ही मैं रोशनी की एक किरण में बदल गया और सीधे जाकर टकरा गया। पास में ही एक छोटा सा पहाड़ था। आसमान में एक जोरदार धमाका गूंजा और वो सख्त पहाड़ मेरे टकराने से एक बड़े छेद में बदल गया। उसी समय गुफा के अंदर बाईवांग ने आखिरकार अपनी कुछ साधना वापस पा ली। धिक्कार है इस आसमान को। चाहे तुमने सब कुछ योजना बनाकर मेरी ड्रैगन जाति को पूरी तरह खत्म करना चाहा हो, तो क्या हुआ? क्या मैं, बाईवांग, फिर भी जिंदा नहीं बचा? तभी अचानक एक जोरदार धमाका फिर से गूंज उठा। बाईवांग ने गहरी सांस ली। उस पल वो पूरी तरह सतर्क थी और जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार थी। कौन जानता था कि जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि एक विशाल चांदी जैसा सफेद अजगर मलबे के ढेर पर लिपटा हुआ था, जो एक भयानक आभा बिखेर रहा था। ये तो हद से ज्यादा अजीब है। कुछ समय पहले जो धरती हिला देने वाली आवाज आई थी, वो असल में इस चांदी जैसे सांप की वजह से थी। इसकी विनाशकारी शक्ति लगभग एक आदि प्रजाति प्रिमोर्डियल स्पीशीज के स्तर तक पहुंचती है। मुझे साफ याद है कि ये पहले एक अजगर पाइथन था। सिर्फ 3 दिनों में ये इतना जबरदस्त कैसे बदल गया?
व्हाइट मूनलाइट ड्यान से देख रहा था। उसकी नज़र मेरे सिर के ऊपर अभी-अभी उगे मांसल सींगों पर टिक गई। कारण ये है कि उसके अंदर ड्रैगन जाति की हल्की-सी रक्त रेखा भी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी तेज़ी से विकसित हो गई, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं तुम्हें कुछ दिनों तक घमंड करने दूंगी। जब ये सम्राज्ञी इस तकनीक को सफलतापूर्वक पुनर्निर्मित कर लेगी, तब मैं एक पल में तुम्हें बहुत पीछे छोड़ दूंगी। ये सोचकर व्हाइट मूनलाइट थोड़ा चिंतित हो गया। आखिरकार किसी तकनीक का पुनर्निर्माण करना इतना आसान नहीं होता। उसे दानव जाति से एक डीमन कोर भी हासिल करना होगा। उसके वर्तमान साधना स्तर, कल्टीवेशन लेवल के साथ ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि मेरे ये सारे छोटे छोटे विचार मैंने साफ साफ सुन लिए थे। मैंने व्हाइट मूनलाइट की ओर देखा और मन ही मन गणना करने लगा। अगर मुझे लगातार और शक्तिशाली बनना है और सिस्टम का फायदा उठाना है, तो मुझे उसके लिए कुछ डीमन कोर लाने का तरीका ढूंढना होगा। हम्म, सिल्वर वर्म मर गया क्या? क्या देख रहे हो तुम? क्या बस इसलिए कि तुम किस्मत से एक आदिम प्रजाति प्रिमोडियल स्पीशीज तक पहुंच गए हो, तुम सच में सोचते हो कि ये सम्राज्ञी तुमसे डर जाएगी? अगर मेरी साधना अभी पूरी तरह से वापस ना आई होती, तो मैं तुम्हें सबक सिखा देती कि एक सांप की तरह कैसे रहना है। मैं तुम्हें कुछ दिनों तक घमंड करने दूंगी। जब ये महल ड्रैगन की गुप्त विधि में महारत हासिल कर लेगा, तब देखना मैं तुम्हें कैसे बेरहमी से कुचलती और रौंदती हूं। पुनर्जन्म के बाद भी एक घमंडी लड़की का बोझ ढोना पड़े, ये सच में अविश्वसनीय है। मैंने सिर हिलाया और लाचारी में कड़वी मुस्कान दे दी। लेकिन शिकायत अपनी जगह है। फिर भी मैं मुड़ा और घने जंगल की गहराइयों में तैरता हुआ चला गया। कुछ ही देर में मैं जंगल के बिल्कुल अंदर पहुंच गया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद असामान्य रूप से घनी है। ऐसा लगता है जैसे हर सांस के साथ साधना बढ़ रही हो। मैंने जल्दी जल्दी उसे पागलों की तरह शी करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं पूरे उत्साह से ऊर्जा शी कर रहा था, तभी अचानक एक तीखी पक्षी की चीख सुनाई दी। ऊपर से आवाज आई। मैंने तुरंत ऊपर देखा। हैरानी की बात थी कि कई मीटर आकार का एक विशाल बाज अपने पंख समेटकर एक तेज तीर की तरह मेरी ओर झपट पड़ा। मैं तुरंत सतर्क हो गया और अपने शरीर को बेतहाशा मोड़ते हुए किसी तरह इस हमले से बाल बाल बच गया। उस बड़े पक्षी के पंजे हीरे जैसे कठोर थे, जो वार कर रहे थे। जिस विशाल चट्टान पर मैं कुछ ही क्षण पहले लेटा हुआ था, उस पर उसने पूरी ताकत से वार किया। पूरी चट्टान पल भर में टूटकर बिखर गई और उसके टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। ये दृश्य देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शुक्र है कि मैं समय रहते फिसल कर बच निकला, वरना अब तक मेरे भी टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। वो विशाल पक्षी, ये देखकर कि वो मुझे पकड़ नहीं पाया, अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से आसमान में उड़ गया। हवा में कुछ चक्कर लगाने के बाद वो फिर से बेहद उग्रता के साथ नीचे झपटा। बिना एक पल सोचे मैं मुड़ा और भागने लगा। ये कैसी शैतानी प्रजाति है, इतनी उग्र, जैसे मैं इसका 18 लाख का कर्जदार हूं। होस्ट का सामना एक द्वितीय स्तर के दानवीय जीव से हुआ है, सुनहरे पंखों वाला गरुड़। मिशन सक्रिय हो गया। इस दानवीय कोर को व्हाइट मूनलाइट को उपहार में दो और तुम्हें एक विशेष इनाम मिल सकता है। मेरी आंखें अचानक चमक उठीं, लेकिन जल्द ही मेरा चेहरा कड़वे कद्दू जैसा हो गया। भले ही इनाम नाम से अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो विशाल बाज सांपों का जन्मजात दुश्मन है। मैं उससे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। मैं केवल मैं चालाकी का सहारा ले सकता हूं। एक पल सोचने के बाद मैं तेजी से जटिल इलाके में फैली बेलों की ओर तैर गया। सुनहरे पंखों वाला गरुड़ गुस्से में तेज तीखी चीख निकालते हुए मेरा लगातार पीछा करने लगा। फिर वो पागलों की तरह झपट कर मुझ पर हमला करने लगा। अपने फुर्तीले शरीर का फायदा उठाते हुए मैं दाएं बाएं बचता रहा। कई बार उसके पंजे मेरे सिर को छूते छूते निकल गए। मैं लगभग मर ही गया था। इस तरह एक सांप और एक पक्षी के बीच पीछा शुरू हो गया। आखिरकार हम बेलों वाले इलाके के किनारे पहुंच गए। उसी समय उस सुनहरे बाज को एक और मौका मिल गया और उसने मेरी ओर एक घातक झपट्टा मारा। लेकिन इस बार मैंने बचने की जल्दी नहीं की। जैसे ही उस बाज का चेहरा मुझसे टकराने वाला था, मैं अचानक तेजी से मुड़ा और बेतहाशा एक तरफ पलट गया। वो समय रहते रुक नहीं पाया और मुझे छूते हुए आगे निकल गया। क्या तुम्हें पलटना आता भी है, बेवकूफ शुतुरमुर्ग? हत्यारा! बिना एक शब्द बोले मैंने सीधे ड्रैगन की शक्ति छोड़ दी। एक भयानक प्राचीन रक्तचाप ने तुरंत पूरे माहौल को घेर लिया। मैं धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगा। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका दूसरा स्तर का शक्तिशाली दानवीय जीव एक गड्ढे में फंस जाएगा। इसलिए वो बेतहाशा छूटने की कोशिश करने लगा।
लेकिन जितना वो संघर्ष करता, पकड़ उतनी ही कसती जाती, जब तक कि आखिरकार वो पूरी तरह से जकड़ नहीं गया। मैंने अपना विशाल मुंह खोला और उसकी ओर निशाना साधा। उसकी गर्दन की ओर निशाना साधते हुए मैं काटने के लिए तैयार था। ड्रैगन की शक्ति के दबाव में वो जरा भी विरोध नहीं कर सकी। तुरंत एक ही वार में मैंने उसका सिर कुचल दिया। डिंग! बधाई हो होस्ट, तुम्हें एक ड्रैगन एसेंस प्राप्त हुआ है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, मेरे सामने एक प्राचीन ड्रैगन एसेंस तैरता हुआ प्रकट हो गया। वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बेहद मजबूत था। मैंने कुछ देर सोचा और मैंने फैसला किया कि इसे अपने 7 इंच वाले हिस्से में मिला दूं, ताकि व्हाइट मूनलाइट मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। मुझे डर था कि किसी दिन वो बिना बताए मुझ पर हमला कर देगी। आखिरकार वो औरत हमेशा बदला लेने के बारे में ही सोचती रहती है। एक आदेश के साथ ड्रैगन की आत्मा सीधे मेरे शरीर में प्रवेश कर गई और मेरी जान बचाने का सबसे मजबूत तुरुप का इक्का बन गई। मैंने बेलों से उस सुनहरे बाज की लाश नीचे उतारी। उसके तुरंत बाद मैं लूट लेकर उसी रास्ते वापस लौटा जिस रास्ते से आया था। रास्ते में मैं सावधानी से चारों तरफ देखता रहा। पेड़ों की बेलें बार बार मुझे जमीन पर गिरा देती थी। वही बेलें मेरी जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। मैंने बेलों से लटकी हुई सुनहरे बाज की लाश को नीचे खींच लिया। इसके तुरंत बाद मैं लूट के साथ उसी रास्ते वापस लौट गया। तभी सुनहरे बाज के कुछ और रिश्तेदार मुझसे हिसाब चुकता करने के लिए आ पहुंचे। अचानक थोड़ी ही दूरी पर बेहद घनी आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ने लगी। शायद कोई दिव्य खजाना प्रकट होने वाला था। ये सोचकर मैंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया और उस स्रोत की दिशा में बढ़ गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आध्यात्मिक ऊर्जा और भी घनी होती गई। उसके बाद कुछ ही मिनटों बाद मेरे सामने पन्ना हरे रंग के पानी का एक तालाब दिखाई दिया। झील की सतह के ऊपर सफेद धुंध उठ रही थी, मानो मैं किसी परिलोक में आ गया हूं। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि ये सफेद धुंध असल में सघन हुई आध्यात्मिक ऊर्जा है। आध्यात्मिक ऊर्जा का द्रव रूप, ये तो वही व्यवस्था है जो सिर्फ शक्तिशाली साधना स्थलों में होती है। वाह! मुझे तो खजाना मिल गया। उत्साह में मैं लगभग अचानक मेरा दिल एकदम उछल पड़ा, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। ये मेरी आत्मा की गहराइयों से उठने वाला मौत का भय था। मैं तुरंत मुड़ा और भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं भागा, अचानक झील के बीचों बीच से एक भयानक जल स्तंभ फूट पड़ा, जिसके साथ विनाश की आभा भी थी, जिसने मुझे चारों ओर से घेर लिया। वह जल स्तंभ दूर खड़े एक विशाल पेड़ पर जा गिरा। जोरदार धमाके के साथ वह प्राचीन पेड़ वह तुरंत ही ढह गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। ये जगह बहुत खतरनाक थी। मैं लगभग यहीं मारा जाता। फिर बिना एक पल रुके मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग गया। ये आभा उस सुनहरे पंखों वाले गरुड़ से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। इसका सामना करने के बारे में सोचने की भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं बिना रुके पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा। मुझे पता नहीं चला कि मैं कितनी देर तक भागता रहा, जब तक मैंने ये सुनिश्चित नहीं कर लिया कि वो आभा पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तभी मैं जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। नहीं, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। ये जगह एक बहुत बड़ा खतरा छुपाए हुए है। जब मैं भविष्य में शक्तिशाली बन जाऊंगा, तब वापस आकर देखूंगा कि यहां आखिर क्या है। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, जल्दी से जल्दी मजबूत बनना। मैंने तराशी हुई सुनहरे गरुड़ की लाश को जमीन पर फेंक दिया। मैंने अपनी पूंछ से उस लाश के पंख पर वार किया। सफेद चांदनी में मैंने कहा, जल्दी खाओ जब तक ये गर्म है। वह पास आई और ध्यान से गरुड़ की लाश को परखने लगी। उसकी आंखों में गहरी आशंका झलक रही थी। हालांकि ये पक्षी पूरी तरह मर चुका था, फिर भी उसकी लाश में बचा हुआ दबाव उसे असहज कर रहा। मुझे डर है कि ये एक द्वितीय स्तरीय दैत्तिक जानवर है। सफेद चांदनी की ये बड़बड़ाहट सुनकर मैं निरुत्तर रह गया। मैंने फिर से अपने सिर से गरुड़ की लाश को उसकी ओर धक्का दिया और इशारा किया कि वो देर न करे और जल्दी खा ले। वो एक पल के लिए चौंक गई और उसके मन में ख्याल उठा, क्या ये मुझे खाने के लिए दे रहा है? रुको, यहाँ दैत्तिक शक्ति के उतार चढ़ाव क्यों हो रहे हैं? कहीं ये दैत्तिक कोर तो नहीं? ये तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए मांस और खून के अंदर खोजने लगी। मैंने बड़ी कुशलता से एक चमकती हुई लंबरपेल दिव्य गोली बाहर निकाल ली। बाई वांग मुझे खुले मुंह से घूरती रह गई, पूरी तरह हैरान।
वो समझ ही नहीं पा रही थी कि एक ऐसा अजगर जिसका कोई स्तर भी नहीं था, कैसे दो आपदाओं वाले सुनहरे पंखों वाले दैत्य को हरा पाया और फिर उसकी सबसे कीमती लंबर पिल और शिकार मुझे दे दिया। उसने सब कुछ मुझे ही सौंप दिया। साथ ही उसके मुंह में रखी लंबर पिल को देखते हुए उसने मुझे जटिल नजरों से देखा, लेकिन उसे खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं एक तरफ खड़ा देख रहा था और बस शिकायत करने का मन हो रहा था। जल्दी खाओ, अगर तुम नहीं खाओगी तो मुझे मेरा बड़ा इनाम कैसे मिलेगा? सिस्टम का इनाम तो तुम्हारे खाने पर ही निर्भर है, समझी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सेवा करना आसान है? मैं तुम्हें शिकार देता हूं, लंबर पिल देता हूं और तुम उल्टा मुझे ही हिचकिचाहट दिखा रही हो। बनावटी बेपरवाही के साथ मैंने उसे तिरछी नजर से देखा, जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर मैं मुड़कर वहां से चला गया। मैं अपने पुराने स्थान पर वापस आ गया। मैं लेट गया, आंखें बंद की और आराम करने लगा। बाई वांग झुकी हुई चाल में अकेली ही चली गई। फिर वो शांत हुई, अपनी गर्दन उठाई और लंबर पिल को निगल लिया। जैसे ही उसने उसे निगला, वो सोचने लगी, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसके ऐसा करने के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। या तो ये खुद इसे खाने की हिम्मत नहीं कर रहा और मुझे जहर की जांच के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या फिर शायद यायुआन स्पिरिट पिल्स को पहचानता ही नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इस महल को अपने घावों को ठीक करने के लिए इस चीज की सख्त जरूरत है। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। पहले जो धुंधली सी आध्यात्मिक ऊर्जा थी वो फिर से चमक उठी। आखिरकार मेरे घाव पूरी तरह ठीक हो गए। वो मुझे घूरती रही, गहरी सोच में डूबी हुई। हो सकता है वो यहां उस तरह के काम के लिए नहीं आई थी, है ना? क्या वो सिर्फ चाहती है कि मैं अपने घावों से ठीक हो जाऊं? या उसके पीछे कोई और छिपा हुआ मकसद है? कहीं वो ये तो नहीं चाहती कि ड्रैगन नाइट? रहने दो, मैं अब इसके बारे में और नहीं सोचना चाहता। खैर, समय ही बताएगा। मुझे भविष्य में पता चल जाएगा। दूर से उसके ये विचार सुनकर मैं ठंडी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। समय बताएगा? बेहतर है मैं ही करके देख लूं। मैं तो नहीं, चाहे तुम मुझसे कहो भी तब भी नहीं। पहले तुम रूपांतरण तो कर लो। मैं ऐसे ही बड़बड़ा ही रहा था कि आखिरकार वो नोटिफिकेशन की आवाज आ गई जिसका मैं इंतजार कर रहा था। डिंग! व्हाइट मूनलाइट ने स्पिरिट पिल का सेवन कर लिया। सक्रिय करे, 100% इनाम प्राप्त। डिंग! व्हाइट मूनलाइट की होस्ट के प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। वर्तमान एफिनिटी 2। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में बेबसी थी। इतनी मेहनत से हासिल किया, फिर भी इससे बस 1 पॉइंट की अनुकूलता ही बढ़ती है। ये ड्रैगन बहुत ज्यादा शक करने वाला है। मैं ज्यादा सोच भी नहीं पाया था कि अचानक मेरे अंदर की आभा ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। बधाई हो होस्ट, आप एक टॉप टीयर दानवीय प्राणी में उन्नत हो गए हैं। इसके तुरंत बाद मेरा शरीर तेजी से कई गुना बड़ा हो गया। मेरी चमड़ी ठंडी रोशनी में चमक रही थी, मोटी और मजबूत। कमाल था। मैं बेहद उत्साहित था। पहला ही स्तर, और ये पहले से इतना शक्तिशाली है। मुझे अपने पूरे शरीर में असीम ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। हे भगवान! छोटे अजगर, देखो तुम्हारा भाई तुम्हें कैसे लुभा रहा है। तुम्हारा भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा तो तुम भविष्य में निश्चित ही बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। लेकिन जैसे ही मैं इतराने लगा, उसके अगले ख्याल ने मुझे वहीं पर गिरा देने जैसा कर दिया। ये इतना बड़ा हो गया है, अगर ये कोशिश करे तो क्या होगा? मुझ पर जबरदस्ती करेगा? मेरा ये छोटा सा शरीर तो फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। व्हाइट मूनलाइट चिंतित दिखाई दे रही थी। उसकी नजर अनजाने में उसकी पतली सांप जैसी पूंछ पर चली गई। ये बातें सुनकर मैं उछल पड़ा। मैंने अविश्वास से व्हाइट मूनलाइट की तरफ घूर कर देखा। ये कैसी बर्बरता है? क्या कोई उच्च स्तर की सम्राज्ञी ऐसी बातें कहती है? व्हाइट मूनलाइट ने बिना माने मुझे वापस लात मार दी। वो अभी भी वो मन ही मन खुद को हौसला दे रही थी। एक मामूली स्पिरिट सीड इस सम्राज्ञी को लात मारने की हिम्मत करता है? क्या तुम्हें मरना है? लेकिन हमारे बीच के विशाल आकार के अंतर के कारण उसका ये छोटा सा गुस्सा मुझे एक डरे हुए बिल्ली के बच्चे जैसा लगा। ये ना तो डरावना था, बल्कि काफी प्यारा भी लग रहा था। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। ये सम्राज्ञी काफी दिलचस्प है। मुझे हल्की सी इच्छा हुई कि उसे जल्दी से उसके गोल रूप में बदलते हुए देखूं। उसी क्षण उसके सिर पर मौजूद वो ड्रैगन के सींगों की जोड़ी, उन्हें पकड़ना तो जरूर शानदार होगा। मेरा मन तो पहले ही भटकने लगा था।
मैंने उस सुनहरे सांप को घूरना छोड़ दिया और फिर लेटकर आराम करने लगा। सच में, क्या मैंने अपनी नजरों से उसे डरा दिया था? मुझे खुद पीछे हटते देखकर व्हाइट मूनलाइट घमंडी हो गई। लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा। मैं अचानक कैसे आगे बढ़ गया? जल्दी से वो गुफा से बाहर निकल गई और जानबूझकर मैंने अपनी गति धीमी रखी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं बहुत तेज चला गया तो नई नई ठीक हुई सम्राज्ञी मेरे साथ नहीं चल पाएगी। जैसे ही मैं बाहर निकला, व्हाइट मूनलाइट तुरंत मेरे पीछे आ गई। लेकिन आखिरकार वो अभी अभी ठीक हुई थी। उसकी रेंगने की गति सच में बहुत धीमी थी। भले ही मैं अपनी पूरी रफ्तार से नहीं चल रहा था, फिर भी मैं उससे कहीं तेज था। गुलाम कुत्ते, इस उपपत्नी का इंतजार करो। जब ये उपपत्नी फिर से शिखर पर लौटेगी, मैं जरूर तुम्हें एक फंदा दूंगी, ताकि तुम्हें गला घोटकर समझ आए कि असली हैसियत क्या होती है। व्हाइट मूनलाइट गुस्से में दांत पीसने लगी। वो बड़बड़ाई। असल में मैं थोड़ा और धीमा होना चाहता था ताकि उसका इंतजार कर सकूं। लेकिन तभी मैंने उस गुलाम कुत्ते वाली बात और मुझे फांसी देने की उसकी शान भरी बात सुन ली। मेरा गुस्सा तुरंत भड़क उठा। व्हाइट मूनलाइट भी तुरंत घबरा गई। तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या तुम डरते हो कि ये उपपत्नी तुम्हारे खजाने छीन लेगी? ये सुनकर वो और भी गुस्से में आ गया और पूरी ताकत से आगे दौड़ने लगा। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, दूरी बढ़ती ही जा रही थी और मैं बस उसे दूर जाते हुए देख सकता था। आखिरकार वो पूरी तरह हताश हो गई, अपने आप को बेहद दुखी महसूस करते हुए। उसने एक झटके से रुककर ब्रेक लगाया। वो मुड़ी, गुफा में वापस जाकर फिर से आराम करने की तैयारी करने लगी। तभी थोड़ी दूर एक ऊंची चट्टान पर मैं दिखाई दिया, उसे तिरस्कार भरी नजर से नीचे देखते हुए। मैंने अपनी पूंछ हिलाई, उसे ऊपर चढ़ने का इशारा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, अविश्वास से भरी हुई। तुम चाहते हो कि ये सम्राज्ञी तुम्हारा पीछा करे? मैंने फिर से अपनी पूंछ अधीरता से हिलाई, उसे इशारा किया कि समय बर्बाद ना करे और जल्दी करे। ये देखकर उसने भी देर नहीं की और तुरंत मेरे ऊपर चढ़ गई, अपने शरीर को मेरी पीठ के चारों ओर लपेट लिया। वो बड़बड़ाई, अच्छा है, तुम काफी समझदार हो। फिर मैं तेजी से अपनी सफेद रोशनी को आगे लेकर बढ़ गया। कुछ ही देर बाद हम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जैसे ही मैंने इस गुप्त क्षेत्र में कदम रखा, मैंने बिना किसी झिझक के अपने पहले स्तर के शक्तिशाली दानवीय प्राणी की आभा को पूरी तरह छोड़ दिया। जल्द ही इस उकसाने वाली आभा ने अन्य प्रथम स्तर के दानवीय प्राणियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अचानक दूर से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। एक जबरदस्त टक्कर की आवाज गूंजी, जो किसी झटके की लहर की तरह फैल गई। व्हाइट मूनलाइट ने हल्की सी कराह निकाली। मेरी भौहें सिकुड़ गई और मेरे पूरे शरीर की त्वचा, मेरा शरीर तन गया। मेरे कान पूरी तरह उस आवाज के स्रोत पर टिक गए। एक काला साया झूला, बेल से लटका हुआ, बिना किसी झिझक के दानवीय प्राणी की आभा फैलाता हुआ। बाई जुआन अभी भी उस दानवीय प्राणी की ताकत पर हैरान हो रही थी, लेकिन मैंने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वो जमीन पर उतर भी नहीं पाया था कि मैंने अपने शरीर को मोड़ा, अपने खून से सने जबड़े खोल दिए और हमला कर दिया। मैंने पहले ही पहल करते हुए हमला किया। वो दानवीय प्राणी सीना तान कर मुंह भरकर गरजा और झपटा। उसका लोहे जैसा मुट्ठा किसी छोटे पहाड़ की तरह मेरी ओर आया। उसे लगा मैं आसान शिकार हूं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं उससे कहीं तेज हूं। मैंने पल भर में उसके वार से बचकर उसी रफ्तार का इस्तेमाल किया और उसकी मोटी टांगों के चारों ओर खुद को लपेट लिया, उसे जानलेवा तरीके से जकड़ लिया। एक काला साया, वो बेल से लटकते हुए झूली, वो मेरे भीतर गरजी। मेरा शरीर एक स्टील के केबल की तरह उसके चारों ओर कई बार लिपट गया और मैंने पूरी ताकत से उसे जकड़कर उसका दम घोट दिया। दर्द से तड़पता हुआ वो दानवीय प्राणी मानो आसमान की ओर भागने लगा। मेरी जकड़न से उसकी हड्डियां चटकने लगीं, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। कुछ ही मिनटों बाद उसका दिल धड़कना बंद हो गया। मैंने उस विशाल लाश को कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया। ऊपर से व्हाइट मूनलाइट एक बूढ़े कुत्ते की तरह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो पहले ही ये बच्चा इतना ताकतवर है कि लड़ाई में एक ही सेकंड में किसी को भी मार सकता है। ये कोई बुरी बात नहीं है। अब से मैं इस उपपत्नी को आदेश देता हूं कि वो मेरे खून को साफ करे। मैंने तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। खून साफ करना? बेहतर होगा कि वो आगे चलकर मेरे भाले को साफ करे। मैंने उसे आदेश दिया कि वो उस घोड़ी के गुर्दे खा ले। ये सुनकर सफेद चांदनी हैरान रह गई और धीरे धीरे शुरू करने उसके मन में फिर से नाटक शुरू हो गया। ये सभ्य आदमी आखिर कहना क्या चाहता है? उसने मुझे पहले ही एक बार दे दिया था और अब फिर से देना चाहता है।
क्या ये मुझे बहला-फुसलाकर इस उपपत्नी से बच्चा पैदा करवाना चाहता है? या फिर मुझे अपना कुत्ता बनाना चाहता है? उसकी बातें सुनकर मैं बिल्कुल निरुत्तर रह गया। ये औरत तो हद से ज्यादा नाटकीय है। अगर इसे पता चल गया कि मैं एक ड्रैगन हूं, तो कौन जाने ये मेरे बारे में क्या-क्या साजिशें रचने लगे। मैंने बेकार की बातें करने की परवाह नहीं की। मैंने बस उस घोड़ी की लाश को टुकड़ों में फाड़ दिया और उसे एक कंबर पिल निगलने। सफेद चांदनी ने एक लंबर पिल निगल ली और उसे ब्लड रिफाइनिंग आर्ट कौशल प्राप्त हो गया। मैंने अपने गंजे सांप जैसे शरीर को देखा। इस चीज का आखिर क्या फायदा? मैं कोई वैम्पायर तो हूं नहीं। बेहतर है इसे अभी के लिए एक तरफ रख दूं। इसके तुरंत बाद सफेद चांदनी के इस अंतहीन पेट को भरने के लिए मैंने एक और तेंदुए को मार डाला और उसे 2 लंबर पिल खिला दी। तभी सिस्टम ने संकेत दिया कि आगे बढ़ने के लिए अभी और 2 लंबर पिल की जरूरत। मैंने गहरी सांस ली। यह तो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है। सफेद चांदनी घमंड से मेरे सिर के ऊपर खड़ी थी, जैसे दुनिया उसी के इशारों पर चल रही हो। बुरा नहीं है। लगता है सीयू अपना काम अच्छे से कर रही है। मैं उसे इनाम दूंगा। ये सोचकर मुझे थोड़ा मजा आया। मैं तुम्हें गोद ली हुई बेटी की तरह पाल रहा हूं और तुम मुझे पोते जैसा ट्रीट कर रही हो। रुको, जब तुम रूप बदलोगी, जल्दी या देर से, मैं इसका हिसाब बराबर कर ही दूंगा। बिना एहसास के मैं तैरते तैरते वापस उसी दिशा में लौटने लगा, उस आत्मा झील के पास। पिछली बार मुझे एक रोड एंड रैंक वाले प्राणी ने हरा दिया था। इस बार भी मैं अब एक टीयर, एक दानव पशु बन चुका हूं। मुझे इस हार का कलंक जरूर धोना होगा। सफेद चांदनी कोई वैम्पायर नहीं है, लेकिन मेरे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं है। मैं सीधे उस गहरी झील के भीतर तैर गया। उस अनजान चीज को निगल जाने के इरादे से मैं आगे बढ़ा। वो लहरों की तरह उमड़ती हुई आई, लेकिन जैसे ही मैं उस शांत पानी की सतह के पास पहुंचा, वो अचानक उबलते पानी की तरह खौलने लगी। एक भयानक, जानलेवा आभा ने तुरंत मेरी रीढ़ में सिहरन उठा दी। धत! मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये एहसास बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुरंत मुड़ा और पूरी गति से भागने लगा। ठीक उसी पल, एक पल में, बाल्टी जितनी मोटाई वाला पानी का एक स्तंभ वहां आ गिरा जहां मैं अभी अभी खड़ा था। जमीन सीधे एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई। मैं भागते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि झील का पानी भयंकर लहरों में उफान मार रहा है। पानी की सतह के ऊपर एक क्रोधित, नीली आध्यात्मिक रोशनी से चमकता हुआ एक बादल जैसा सिर उभर आया। उस शरीर का एक पहिए जितना बड़ा पेड़ मुझे घूर रहा था, जो एकदम घुटने वाला दबाव फैला रहा था। मैं एक आयरन बैग ड्रैगन फिश के आमने सामने आ गया था, जो एक तीसरे स्तर का दानव डिमोनिक बीस्ट था। एक ऐसी कार्प आत्मा है जो अभी ड्रैगन में बदलने वाली है। मैं इतना डर गया था कि मेरी आत्मा तक बिखर गई और मैं भागने के लिए बेतहाशा तड़पने लगा। क्रेन और गहरे पानी के खंभों के साथ बर्फ एक के बाद एक गिर रही थी। हर टक्कर जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना रही थी। जमीन पर पैम! मेरी पीठ पर एक जोरदार वार पड़ा। एक तेज दर्द मेरे दिल को चीर गया। यहां तक कि मेरी आध्यात्मिक रोशनी भी टूट गई। लेकिन मैं एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर मैं एक कदम भी धीमा पड़ता, तो मैं सच में पत्थर जैसी मांस की सूप में बदल जाता। मैं एक ही सांस में कई मील तक दौड़ गया, फिर जाकर रुका। व्हाइट मून लाइट भी मौत के डर से कांप उठी। होश में आने के बाद उसकी आंखों में हत्या की नीयत लगभग छलक रही थी। श्रापित बदबूदार कार्प! इसने लगभग इस एम्प्रेस को खत्म ही कर दिया था। मैंने ये हिसाब याद रख लिया है, बूढ़ी औरत। एक दिन मैं तुम्हें सूप बनाकर पका दूंगी। व्हाइट मूनलाइट गुस्से से कांप रही थी। एक गरिमामयी महारानी जो एक कार्प आत्मा से परेशान हो गई थी। अगर ये बात किसी को पता चल जाती, तो वो आगे कैसे? उसके विचार सुनकर मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ये बदला जरूर लिया जाना चाहिए। बेहतर होगा कि वो खुद ये काम करे और मैं उसका फायदा उठाऊं। अभी जो लड़ाई हुई वो बहुत ही खतरनाक थी। तीसरे क्षेत्र के दानव और पहले क्षेत्र के दानव के बीच का फर्क बस एक गहरा खाई जैसा है। अगर मैं तेजी से नहीं भागता, तो अब मुझे ये सुनने की जरूरत ही नहीं होती। मैं पहले ही एक मरी हुई सांप बन चुका होता। मैंने काफी समय लगाकर खुद को शांत किया और अपने अंदर के डर को दबाया। दिल, क्योंकि मैं उस ज्यादा क्रूर वाले को हरा नहीं सकता। इसलिए पहले मैं कमजोर शिकार पर वार करूंगा। मैंने व्हाइट मून लाइट को गुप्त राज्य के अंदर ले जाया, खास तौर पर उन लोगों को ढूंढते हुए जिनकी कमर पतली थी, क्योंकि बदला तो लेना ही था। सबसे पहले उसे अपनी ताकत वापस पाने में मदद करनी होगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट।
जमीन अचानक जोर से कांप उठी, जैसे हजारों सैनिक बेकाबू होकर दौड़ रहे हों। इस हलचल में एक भयानक दबाव का एहसास हो रहा था। मेरी हड्डियां उस कंपन से खरखरा रही थीं। एक गैंडा ठीक समय पर आ गया। ये सोचकर कि अब क्या होगा, कार्प आत्मा से परेशान होकर मेरे पास अपनी बेचैनी निकालने की कोई जगह नहीं थी। एक पल में ही मैंने अपना शरीर कस लिया और आवाज जिस दिशा से आ रही थी उस तरफ ध्यान से देखने लगा। थोड़ी ही देर में एक विशाल जानवर धूसर धातु जैसे शल्कों के साथ पेड़ों को तोड़ता हुआ बाहर आ गया। उसका आकार एक छोटे पहाड़ जैसा था और उसके सिर पर एक काला सींग लगभग 1 मीटर लंबा था, जो धूप में ठंडी चमक के साथ चमक रहा था। ये एक बख्तरबंद गैंडा था। बायो वांग ने साफ घबराहट में चिल्लाया, ये इसके अनुसार सिस्टम नोटिफिकेशन आया। होस्ट के साथ आकस्मिक मुठभेड़, बख्तरबंद गैंडा, द्वितीय स्तर का दानव, इसकी रोशनी का व्हाइट मून। उसे बस एक सेकेंड टीयर डीमन कोर की जरूरत है जिससे वो आगे बढ़ सके। तो क्या हुआ अगर वो सेकेंड टीयर है? मैं तो अभी फर्स्ट ईयर ही हूं, लेकिन इस जंगल में आकार बढ़ाना संभव नहीं है। ये मेरा मौका है। मैं अपने सांप के शरीर को लपेटकर ऊपरी हिस्से को स्थिर करता हूं। मैं 10 संग से अधिक ऊंचाई तक उठता हूं और फिर नीचे उसकी तरफ घूरता हूं। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने ठहर जाते हैं। वो बख्तरबंद गैंडा भी अब बिना सोचे समझे हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो भारी सांसें ले रहा था। ये बेवकूफ मूनलाइट सफेद वाला सच में चुपचाप रेंगते हुए चोरी छिपे हमला करने की कोशिश कर रहा है। क्या मजाक है। एक ऐसा सांप जो अभी तक वर्गीकृत भी नहीं है, वो चोरी से हमला करेगा सेकंड टीयर डिमोनिक बीस्ट के सामने? ये तो मौत को बुलावा देना है। ये टाइगरस। मैंने बुदबुदाते हुए गाली दी ताकि वो मुझे नजरअंदाज न करे। अब मुझे ही पहल करनी होगी। सांप का शरीर, मेरा शरीर सिकुड़कर एक पल में वापस उछल गया और पास के एक बड़े पेड़ से जा टकराया। बख्तरबंद गैंडा मेरी हरकत देखकर घबरा गया। उसने अपना मुंह खोला और भारी आवाज के साथ झपट पड़ा। धड़ाम! एक पेड़ उखड़ गया और बीच से टूट गया। उसकी ये भयानक ताकत थी, लेकिन मैं उससे तेज था। मैं पहले ही एक दूसरे पेड़ पर छलांग लगा चुका था। उसी समय उसने तुरंत अपनी ताकत फिर से जुटा ली। अब यही मौका है। मैंने पेड़ के तने पर जोर से पैर मारा, जैसे तीर की तरह, धनुष की तरह। मैं उसकी तरफ तेजी से झपटा। मैंने अपना मुंह खोलकर उसकी गर्दन को काटने की कोशिश की, लेकिन यह जानवर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया कर गया। उसने अचानक अपना सिर झटका और उसका सींग खतरनाक तरीके से वार करने लगा। मैंने जानलेवा हिस्सों से बचने के लिए खुद को मोड़ा, लेकिन तभी उस मजबूत गैंडे के खुर ने मुझ पर जोरदार प्रहार किया। ठप! तेज दर्द उठा, मांस उड़ गया। सड़ा हुआ मांस का बड़ा टुकड़ा अलग होकर गिर गया और नीचे सफेद हड्डियां दिखने लगीं। खून का फव्वारा तुरंत जमीन को लाल कर गया। यह पहली बार था जब उसने इतनी गंभीर चोटें खाई थी। और वो बख्तरबंद जिज़ेलिन भी अब ठीक हालत में नहीं था। वो पेड़ों के ठूंठों के ढेर से जा टकराया। वो फंस गया था और कुछ पल के लिए खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में पूरी हैरानी भरी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं, एक जानवर, इतना परिपूर्ण डिमोनिक बीस्ट, अगर तुमने मुझे खून बहाने पर मजबूर किया है तो तुम्हें मरना ही होगा। उस गति का फायदा उठाते हुए मैंने तेज दर्द सहा। मेरी जीभ एक स्टील केबल की तरह थी। उसने अपने शरीर को कसकर लपेट लिया, जबकि वो अभी भी उन ठूंठों में फंसा हुआ था। मेरी पूंछ ने अपनी पूरी ताकत से चार्ज किया, पूरी ताकत से, एक कोड़े की तरह। वो सीधे उसकी आंखों पर जा लगी। धड़ाम! उसकी आंखें एक पल में धुंधली पड़ गईं। बख्तरबंद गैंडा दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगा। उसके मोटे और भारी पैर बेकाबू होकर जमीन पर मार पड़ने लगे, जिससे जमीन जगह जगह गड्ढों से भर गई। मर जाओ! मैंने अपने शरीर को पागलों की तरह कस लिया। उसकी पसलियां चरमराकर टूटने लगीं, जैसे मैं उसे गला घोंटकर उसकी गर्दन को पूरी तरह दबा रहा था। बख्तरबंद गैंडा बेतहाशा लुढ़कने लगा। मेरी पीठ के शल्कों ने मुझे खुद खून से लथपथ कर दिया, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो अभी मरी भी नहीं थी। मैंने पूरी ताकत से उसका गला दबाए रखा। तभी मेरी सफेद चांदनी को आखिरकार एक मौका मिला। उसने झपट्टा मारा और उसे पीछे से उसकी टांग के पास काट लिया। हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये वही आखिरी तिनका था जिसने कमर तोड़ दी, आखिरी बूंद। कुछ ही मिनटों बाद वो कवचधारी गैंडा आखिरकार रुक गया। वो तड़पता रहा। उसकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकल आईं और अंत में उसका दम घुटकर मौत हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा और भारी सांसें लेते हुए हांफने लगा। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरे पेट का घाव इतना गहरा था कि हड्डी तक दिखाई दे रही थी।
जब मेरी व्हाइट मूनलाइट ने मेरा घाव देखा तो उसकी नज़र बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी मदद के लिए इतनी हद तक चला जाऊंगा। उस समय तक मैंने थोड़ी देर आराम किया। फिर मैंने गैंडे की लाश उसकी ओर खिसका दी। मैंने उसे थोड़ा खाने के लिए देने की कोशिश की। वो हैरान रह गई और उसने सिर हिला दिया। वो घबराकर सिर हिलाती रही। वो चाहती थी कि वो खाना मुझे दे दे ताकि मैं ठीक हो सकूं। चिंता मत करो, रिवर्स रिवॉर्ड। अगर उसने कुछ समय पहले मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं की होती, तो दवा चुराने के कारण उसे चोट क्यों लगती? काफी मनाने के बाद आखिरकार उसने रोते हुए वो खाना निगल लिया। वो दूसरी स्तर की दवा की प्रिस्क्रिप्शन थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो भविष्य में मुझे 100 गुना धन्यवाद देगी। मैंने भी ज्यादा समझाने की जहमत नहीं उठाई। अगर उसे पता चलता कि मैंने ये सब 100 गुना रिवॉर्ड के लिए किया है, सिस्टम की बात जानकर वो शायद गुस्से से वहीं मर जाती। डिंग! व्हाइट मूनलाइट ने दूसरे स्तर की दवा की प्रिस्क्रिप्शन ले ली। 100 गुना रिवॉर्ड सक्रिय हुआ। होस्ट को बधाई, क्लाइंबिंग मास्टरी प्राप्त हुई। घटिया स्किल, कमबख्त डॉक्टर। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, एक विशाल शक्ति और औषधीय ऊर्जा का इनाम मेरे शरीर में भर गया। मेरा घाव तेजी से भरने लगा, इतना कि वो साफ दिखाई देने लगा। मेरा आभा मंडल भी, मेरा शरीर तुरंत अपनी चरम स्थिति में लौट आया। लेकिन मैं अभी दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचा था। लगता है ये शरीर भी एक अथाह गड्ढे जैसा है। मैं अभी निराश ही हुआ था कि मेरे पास मौजूद व्हाइट मूनलाइट अचानक अजीब व्यवहार करने लगी। उसकी आभा कभी गर्म कभी ठंडी हो रही थी। पूरी सांप जैसी आकृति कांपने लगी, मानो वो अब पागल होने वाली हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी पुतलियां जो पहले सामान्य थीं, उसकी आंखें दूर दूर तक फैली हुई थीं और अब उनमें एक अजीब सा गुलाबी रंग चमक रहा था। वो तुरंत मुझ पर झपट पड़ी। मैंने अपनी कमर घुमा ली, जो मेरे दिल में चल रही उलझी हुई भावनाओं के कारण लगभग टूट ही जाती। लेकिन इस बार लगता है कि मैं किसी तरह हार नहीं रहा था। आखिरकार अभी अभी सिस्टम लगातार बीप कर रहा था, लेकिन अब मैं बहुत थक गया था। मैं पहले थोड़ा सोने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। मैं एक तेज चमकती हुई धूप से जागा। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि व्हाइट मूनलाइट एक कोने में सिमटी हुई थी। वो अपनी पूंछ से अपना चेहरा खुजला रही थी। उसका पूरा शरीर गोल होकर सिकुड़ा हुआ था। आसमान एक अजीब गुलाबी रंग से चमक रहा था। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर मुझे होश आया। वो जाग चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे भी पिछली रात की सारी यादें याद आ गई थी। मैं उसे चुपके से देख रहा था, मन ही मन हंस रहा था। जो गरिमामयी महारानी थी, वो अब इस हालत में सच में बहुत प्यारी लग रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके शरीर की आभा, उसकी आभा कल की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। ये सीधे ही एक दानव स्तर के राक्षस तक पहुंच चुकी थी। दूसरे क्रम की बात है। ऐसा लगता है कि उस दानव गोलियों और दानव आवेश की उत्तेजना ने उसे अच्छा भाग्य दे दिया है। आखिर उसी पल मेरे भीतर अचानक एक तीव्र कंपन उठा। सिस्टम की ठंडी यांत्रिक आवाज मेरे मन में गूंज उठी। डिंग! होस्ट और बंधे हुए ऑब्जेक्ट के बीच गहरा अंतरंग संपर्क पाया गया है। छिपा हुआ इनाम सक्रिय किया जा रहा है। इनाम का गुणक गणना किया जा रहा है। होस्ट को बधाई, आपको क्रिटिकल रिवॉर्ड गुणा 100 प्राप्त हुआ है। सीधे पहले स्तर से सीधे छलांग लगाकर दूसरे स्तर के दानव जानवर तक पहुंच गए। डिंग! पैसिव स्किल जागृत हुई। एन्चैंटमेंट रेजिस्टेंस, सभी प्रकार के मानसिक हमलों और सम्मोहन स्लैश जादुई प्रभावों से पूर्ण प्रतिरक्षा। डिंग! होस्ट को एक सक्रिय कौशल प्राप्त करने पर बधाई। ड्रैगन की शक्ति, इसे सक्रिय करने पर ड्रैगन का दबाव जारी होगा, जो निम्न स्तरीय दानवों को डराने के लिए। सिस्टम नोटिफिकेशंस की आवाज के साथ साथ मेरी आंतरिक आभा एक ज्वालामुखी की तरह थी। फट रही थी, लगातार बढ़ रही थी, विस्फोटक रूप से। आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा और भी घनी हो गई, हल्की सुनहरी चमक के साथ दमकने लगी। मेरा पूरा शरीर और भी मजबूत हो गया। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली, या यूं कहूं तो मैंने अपनी पूंछ भींच ली, अपने भीतर उमड़ती विस्फोटक शक्ति को महसूस करते हुए। मैं अत्यंत उत्साहित था। ये है वो शक्ति, दूसरे स्तर के दानव जानवर की ताकत, जो पहले से 10 गुना से भी अधिक थी। और ये दो नई क्षमताएं, ये सच में दिव्य है। अब से सम्मोहन के प्रति प्रतिरोध, अब हमें दूसरों द्वारा मानसिक नियंत्रण में लिए जाने का कोई डर नहीं रहा।
ड्रैगन की शक्ति अब दिखावा करने और लोगों को दबाने का एक अनिवार्य हथियार बन चुकी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब यह साफ हो गया था कि सीधा संपर्क भी छिपे हुए इनाम को सक्रिय कर सकता है। इसलिए शायद भविष्य में मुझे इस खतरनाक विचार को दूर करने के लिए जल्दी से सिर हिलाकर उसे झटक देना पड़ेगा, मेरे मन से। नहीं नहीं, अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा तो कुछ बुरा होने वाला है। व्हाइट मूनलाइट ने शायद मेरी आभा में आए बदलाव को महसूस कर लिया था। उसकी पूंछ में एक हल्की सी दरार सी खुली और उसने चुपके से मेरी तरफ देखा। फिर मैंने देखा कि वो पूरी तरह से कठोर हो गई। उन ठंडी सांप जैसी आंखों में भाव भर गए थे। आज मैं दूसरे स्तर तक पहुंच जाऊंगा। और ये आभा इस महारानी को हल्का सा दबाव क्यों महसूस करा रही है? क्या ये सच में इसलिए है कि पिछली रात? वो इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई और उसने अपनी पूंछ को और कसकर लपेट लिया। मैं उसके विचार सुन रहा था। मैं लगभग हंसी पड़ा। ये छोटी सांप अब शायद अपनी ही मौजूदगी पर शक कर रही होगी। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं अभी अभी जागा हूं। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा, अपनी नजरों में सबसे कोमल भाव लाने की कोशिश करते हुए। मुझे उसकी हालत की चिंता थी। जैसे ही मैंने बात खत्म की, मैंने देखा कि मेरी व्हाइट मूनलाइट के गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। उसकी पूंछ के नीचे की त्वचा पहले ही छूने पर जल रही थी। अंदर ही अंदर वो इस धोखेबाज को गालियां दे रही थी जिसने इस स्थिति का फायदा उठाया था। कल रात स्पष्ट रूप से वही थी। नहीं, ये मैं था जिसने पहल की थी। मैं अब जीना नहीं चाहता। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता, उतना ही मैं गुस्से से भरता जा रहा था। और अचानक उसने सिर उठाया और मुझे घूरने लगी। उन सांप जैसी आंखों में शर्म और गुस्सा भरा हुआ था। वो चाहती थी कि अभी के अभी मुझे जिंदा ही निकल जाए। तू नकली बेइज्जत इंसान, उसने दांत पीसते हुए एक ठंडी तेज आवाज में कहा। लेकिन उन गुलाबी गालों के साथ उसका ये रवैया कोई डर पैदा नहीं कर पा रहा था, बल्कि इसके उलट इसमें एक तरह का अजीब, समझ से परे आकर्षण था। मैं अभी उसे थोड़ा और परेशान करने ही वाला था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसके भीतर दैत्य शक्ति तेजी से और अस्थिर रूप से उबलने लगी है। ये सीधे हमला करने की तैयारी का संकेत था। और सच में उसने हमला कर दिया। उसका शरीर तेजी से झटके से आगे बढ़ा और उसकी द्विशाखी जीभ ने मुझे जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी लापरवाही का फायदा उठाकर मुझे सबक सिखाना चाहती थी। भले ही वो अभी अभी दूसरे स्तर पर पहुंची ही थी, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे एक ब्लेस्ड सिस्टम मिला हुआ है। मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं था। मैं आराम से लेट गया। मुझे तो मानो जम्हाई लेने का भी मन हो रहा था। अगले ही पल मैंने जानबूझकर अपने भीतर से ड्रैगन शक्ति का एक प्रवाह छोड़ दिया। वो हल्का सा दबाव तुरंत पूरे लावा गुफा में फैल गया। व्हाइट लाइट की दैत्य शक्ति जो अभी अभी निकलने वाली थी, मानो उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। वो पूरी तरह वहीं जम गई। उन सांप जैसी आंखों में भय भर गया। अंदर ही अंदर वो चीख उठी, बेतहाशा घबराते हुए। ये कैसी दबाव शक्ति है? मेरी आत्मा क्यों कांप रही है? यहां तक कि ड्रैगन भी कभी नहीं। वो उसके माथे पर उभरा हुआ सींग, क्या सच में ड्रैगन का रक्त जागृत हो गया है? असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं ही असली ड्रैगन एम्प्रेस हूं। क्यों से निकू? मैं उसके चेहरे के भावों में बदलाव देख रहा था और महसूस कर रहा था। मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। तो समझी, मुझे घात लगाकर पकड़ने की कोशिश करने का नतीजा क्या होता है? अब पता चल गया कि यहां कौन मालिक है। मैंने ड्रैगन का दबाव पूरी तरह हटा लिया और फिर उसी निर्दोष से दिखने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। वो काफी देर तक उलझन में रही। फिर धीरे धीरे उसे समझ आया। लेकिन इस बार उसके देखने का तरीका बदल चुका था। उसमें अब सिर्फ शर्म और गुस्सा नहीं था, बल्कि एक जटिलता और हल्का सा डर भी शामिल था। वो चुपचाप सिमटकर कोने में चली गई, अपनी पूंछ से खुद को लपेटते हुए। लेकिन उसकी आंखें अभी भी बीच बीच में चुपके से मेरी तरफ देख रही थीं। निक्सियो आखिर है क्या चीज? क्या मैं सच में उसका पात्र बन गया हूं? छोड़ो, अब मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। वैसे भी मैं अब उन्हें हरा सकता हूं। पहले कर दे, फिर आगे देखेंगे। इस सूक्ष्म सी शांति के बीच अचानक गुफा के बाहर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। उसके तुरंत बाद तीव्र लड़ाई की आवाजें और दर्द से भरी चीखें गूंजने लगीं। एक शक्तिशाली आभा तेजी से लावा गुफा की ओर बढ़ रही थी। बाईवांग और मैंने दोनों ने एक साथ गुफा के प्रवेश द्वार की तरफ देखा। उसी समय उसकी शल्कें पूरी तरह खड़ी हो गईं, जैसे वो किसी भयंकर दुश्मन का सामना कर रही हो। मैंने भी अपनी व्यंग भरी मुस्कान हटा दी और मेरी आंखें गुफा के बाहर टिक गईं। ये आभा कम से कम दूसरे स्तर की चरम शक्ति है, और जो आ रहा है उसके इरादे अच्छे नहीं लगते। लगता है ये उसी हाल की आभा है जो अभी अभी हुई मुठभेड़ से जुड़ी है। फिर वही आभा के बारे में सोच वापस आ गई। ये आदमी आखिर करना क्या चाहता है?
क्या वो चाहता है, इस एम्प्रेस की रक्षा करना चाहता है? किसे फर्क पड़ता है? लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। वो धीरे धीरे मेरे पीछे सिमट गई। गुफा के बाहर की गर्जनाएं और भी पास आती जा रही थीं। जमीन हल्के हल्के कांपने लगी थी। एक कठिन लड़ाई शुरू होने वाली थी। बाहर की दहाड़ें लगातार और करीब आती जा रही थी। जमीन के कंपन की आवृत्ति भी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने लाइट के सामने खड़ा हो गया। चांद की रोशनी के सामने खड़ा हो गया। मेरी आंखें गुफा के प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। वो मेरे पीछे झुककर बैठ गई थी। उसकी पूंछ मुझे हल्के हल्के बेचैन ढंग से छू रही थी। क्या तुम सच में इस एम्प्रेस की रक्षा करने की योजना बना रहे हो? अगर नहीं, तो बाद में जीत लेना। इस एम्प्रेस को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो। मैं उसके अंदर के विचारों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि गुफा का प्रवेश द्वार पहले ही सामने आ चुका था। एक विशाल काली परछाई। ये दूसरा चरण वाला चोंचदार आयरन बैग ग्रे भेड़िया था। उसका शरीर आकार में था, लगभग 10 फुट लंबा। उसके सारे बाल स्लैश रोएं इस तरह खड़े थे जैसे स्टील की सुइयां हों। उसकी गहरी हरी आंखों की एक जोड़ी मुझ पर टिकी हुई थी। उसने अपने खून से सने जबड़े खोले। एक सड़ांध भरी सांस मेरे चेहरे से टकराई। गुफा के भीतर एक दबी हुई गुर्राहट गूंज उठी। छोटे कीड़े, वही तुम थे जिसने ये बाधा डाली है। ये गुफा मुझे पसंद है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से निकल जाओ। मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था, तभी मेरे पीछे से वो व्हाइट मूनलाइट झांक कर देखने लगी। उसने सांप जैसी ठंडी आंखों से सिर उठाया। एक मामूली झबरीला सा जानवर। झबरीला जानवर, तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने इतना घमंड करो? वो ग्रे भेड़िया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर तुरंत उसने तीखी कर्कश हंसी हंसी। एक छोटी सी सांप जो मुश्किल से दूसरे स्तर में पहुंची है, वो मुझ पर भौंकने की हिम्मत करती है? मैं वैसे भी भूखा हूं। इन्हें पहले नाश्ते की तरह खा जाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, वो क्रूरता से झपट पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में सिर्फ एक धुंधली सी परछाई रह गई। व्हाइट मूनलाइट पूरी तरह तन गई। उसकी कमर की शक्ति तुरंत सक्रिय हो गई, पूरी क्षमता के साथ, युद्ध के लिए तैयार। लेकिन मैंने आराम से अपनी पूंछ घुमाई और उसी से उसे पीछे धकेल दिया। वो पीछे हट गया। वो चौंक गई और उसका दिल फिर से दहाड़ने लगा। आखिर ये क्या? क्या? क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो? मैंने युद्ध भूमि को घूरा। किसी भी पल हस्तक्षेप करके उसे बचाने के लिए तैयार था। उसी क्षण नीले भेड़िए के पंजे पहले ही मेरी ओर बढ़ चुके थे, हवा को चीरते हुए एक दुष्ट मुस्कान के साथ। मैं ना तो हटता हूं, ना ही बचाव करता हूं, बल्कि मुझे तो जम्हाई आने जैसी इच्छा हो रही थी। वो पंजा सीधे मेरे नाजुक स्लैश महत्वपूर्ण हिस्से पर जोरदार वार करता है। टूटे हुए पत्थर चारों ओर उड़ जाते हैं। जमीन पर इतना तेज प्रहार हुआ कि वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। सफेद चांदनी के नीचे मेरा दिल जैसे रुक गया। खत्म हो गया। क्या ये लड़की मरने वाली है? अब मैं क्या करूं? ये महल, अगर वो मर गई तो? लेकिन धुआं धीरे धीरे छट गया। मैं अभी भी वहीं पड़ा था। मेरे शरीर पर एक भी सफेद निशान नहीं था। मेरे शल्कों के नीचे सुनहरी चमक के साथ परछाइयां बह रही थी। वही संरक्षक ड्रैगन आत्मा थी। नीला भेड़िया स्तब्ध खड़ा था, अपने ही पंजे को अविश्वास से घूरते हुए। यह कैसे संभव है? मेरी पूरी ताकत से किया गया वार। दूसरा स्तर। तुम जिसने अभी अभी दूसरा स्तर पार किया है, तुम बिना चोट के कैसे बच गए? मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसे एक तिरछी मजाकिया मुस्कान दी। बस इतना ही? क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे थे? भूरे भेड़िए की आंखों में डर की एक झलक चमक उठी। उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि यह सांप साधारण नहीं है। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना मुंह खोला और मेरे अंदर की ड्रैगन रक्त रेखा तुरंत सक्रिय हो गई। मेरी गले से एक जलती हुई आग की लपट निकलकर फूट पड़ी। रोंगशी घाटी के पेड़, लाल सुनहरी ज्वालाएं लाल विलो की तरफ फैलते हुए पल भर में ही भूरे भेड़िए तक पहुंच गई। उसके चारों ओर जो रक्षात्मक दैत्य आभा थी, वो कागज की तरह थी, एक झटके में जलकर राख हो गई। एक दर्दनाक, दिल दहला देने वाली चीख पहाड़ों और जंगलों में गूंज उठी। भूरा भेड़िया बेतहाशा जमीन पर लौटने लगा, अपने ऊपर लगी आग को बुझाने की कोशिश करता हुआ। लेकिन वो शुरुआती ड्रैगन छिपकली की आग साधारण थी। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, आग और भी भयंकर होती चली गई। मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ा। उसे जमीन पर तड़पते और लौटते हुए देखकर मुझे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई। अब दिखाओ अपनी शान। अब समझ आया कि असली मालिक कौन है। भूरे भेड़िए ने मेरी आंखों में निराशा से देखा। उसकी आंखें पूरी तरह भीख मांगने जैसी थीं। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। अचानक मेरी जीभ का सिरा बाहर निकला और पूंछ के एक झटके के साथ जो दिव्य ड्रैगन शक्ति मैंने अभी अपने शरीर में समझी थी, वो तुरंत विस्फोट की तरह फूट पड़ी। धड़ाम!
मेरी पूंछ ने उसके सिर पर जोरदार वार किया। उस विशाल शक्ति ने भेड़िए के शरीर को सीधे हवा में 10 से अधिक मीटर दूर उछाल दिया। वो उड़ते हुए दर्जनों बड़े पेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता गया। आखिरकार वो जमीन पर भारी आवाज के साथ गिरा। वो 2-3 बार तड़पा और फिर पूरी तरह से बेहोश दम तोड़ दिया। पूरा दृश्य कुछ ही पल में खत्म हो गया। ये सब बहते पानी की तरह सहज था। हमले से लेकर अंत तक आधी अगरबत्ती जलने जितना भी समय नहीं लगा। मैंने अपनी पूंछ हिलाई और धीरे धीरे भूरे भेड़िए के शव की ओर रेंगता हुआ बढ़ा। मैंने अपने दांतों से उसके पेट को चीर दिया और अंदर से एक मुट्ठी के आकार का दैत्य कोर निकाल लिया। उसमें अब भी गर्म दैत्य शक्ति बह रही थी। सफेद चांदनी कोने से ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। पूरा सांप वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके दिल में तेजी से गर्जना होने लगी। ये अभी भी वही मक्खी है जो सिर्फ इस साम्राज्य को मजबूर करना जानती है। मैं इतनी ताकतवर कैसे हो गई, वो भी सिर्फ एक झपकी के बाद। सेकंड स्टेज पीक उसके लिए जैसे कोई खेल हो। क्या हो सकता है कि मेरी शारीरिक संरचना में सच में कोई चमत्कारी प्रभाव हो। कल रात के बाद उसने धोखा किया। वो जीवन पर शक करने लगी। इस बात पर शक कि क्या ये ड्रैगन साम्राज्य सच में है भी या नहीं। मैं तड़पते हुए, रेंगते हुए, लड़खड़ाते हुए उसके सामने था। मैंने इसे हिंदी में अनुवाद कर दिया है। उसने उसे सिर से धक्का दिया। तभी वो होश में आया और अनजाने में अपना मुंह खोल दिया। उसने गोली उसके मुंह में थूक दी। वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने दांतों में गोली लिए हुए उसे घूरा। उन सांप जैसी आंखों में पहली बार भ्रम दिखाई दिया। मैंने अपनी पूंछ हिलाई, धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अपने स्थान पर वापस गई और लेट गई। लेकिन अंदर ही अंदर मैं हंस रही थी। जल्दी खा लो बेवकूफ, तभी तो तुम्हें फायदा मिलेगा। बाईवान ने उसे जटिल नजरों से देखा। उसने मुंह में गोली लिए हुए भी ज्यादा देर नहीं लगाई। इस बार उसने बिना झिझक के सीधे उसे निगल लिया। गोली उसके पेट में पहुंच गई। उसके शरीर की सांसें अचानक तेजी से उतार चढ़ाव करने लगी। ये उन्नति का संकेत था। वह वहां लेटी हुई इंतजार करने लगी कि सिस्टम का संदेश बजे। और सच में अगले ही पल पता चला है कि जुड़े हुए व्यक्ति ने दूसरे स्तर की रेसिपी का सेवन किया है। प्रतिक्रिया 100 गुना गुणा होकर ट्रिगर हो गई है। बधाई हो होस्ट, आपको एक स्किल अपग्रेड मिला है, ड्रैगन वाटर अब्जॉर्ब। ये अब ड्रैगन सलाइवा बुलेट में विकसित हो गया है। इसी के साथ डिवाइन ड्रैगन टेल पूरी तरह से विकसित हो गई। और उसी समय औषधीय शक्ति की एक विशाल लहर मेरे शरीर में उमड़ पड़ी। मैं लगभग आनंद से कराहने ही वाली थी। यह एहसास अविश्वसनीय था। मैं सिर्फ लेटे लेटे ही मजबूत हो सकती हूँ। व्हाइट मूनलाइट ने रेसिपी को पूरी तरह पचा लिया। उसका ऑरा दूसरे स्तर के बीच में ही स्थिर हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और मुझे पहले से भी ज्यादा जटिल भाव के साथ देखने लगी। उसने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में बस हल्के से सूंघ कर रह गई। मान लेते हैं कि तुम्हारी समझ ठीक है। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। ये घमंडी युवती साफ तौर पर अंदर से प्रभावित है, लेकिन फिर भी आलोचना करना नहीं छोड़ती। और ठीक उसी पल सिस्टम अलर्ट फिर से बज उठा। डिंग! पास में एक हल्की ड्रैगन ऑरा का पता चला है। अनुमान है कि यह प्रथम उच्च स्तर का है। होस्ट को जांच करने की सलाह दी जाती है। मैंने झटके से अपना सिर उठाया। कबीले की रक्त रेखा। निश्चित ही वहां कुछ अच्छा मिलने वाला है। शायद मैं व्हाइट लाइट की याददाश्त वापस दिलाने में मदद कर सकूं, या फिर मुझे एक और लाभ की लहर मिल जाए। मैंने सिर घुमाकर व्हाइट लाइट की ओर देखा। वो भी मुझे ही देख रही थी। लगता है वो भी। मैंने उस हल्की सांस को महसूस किया। उसकी आंखें हल्की सी चमकी और उसका दिल फिर से उलझने लगा। ये सांस ड्रैगन कबीले की लग रही थी। ये महल मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस लोच के साथ गया तो कहीं ये फिर वही काम ना कर दे। और अगर मैं नहीं गया तो कहीं मैं मौका ही ना खो दूं। क्या मैं अपना मौका खो रहा हूं? मैंने उसके विचार सुन लिए और लगभग हंस पड़ा। मैंने बस अपनी पूंछ हिलाई, उसे संकेत दिया कि वो मेरी पीठ पर चढ़ जाए। वो कुछ पल के लिए हैरान रह गया, थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी होकर मेरी पीठ पर चढ़ गया। वो मेरे सिर के पीछे बैठा है और अभी भी बड़बड़ा रहा है। ये महल तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, बस हम एक ही दिशा में जा रहे हैं। मैंने उसे बेनकाब करने की जहमत नहीं उठाई। मैं बस उसे लेकर उस दिशा में तैरने लगा जहां से वो सांस आ रही थी। किंग एज्योर का शरीर धीरे धीरे जंगल में विलीन हो गया। एक नया साहसिक सफर अभी शुरू हुआ था। मैंने व्हाइट मूनलाइट को अपनी पीठ पर ले लिया। मैं जंगल के बीच तेजी से आगे बढ़ने लगा। सिस्टम द्वारा दिखाया गया दिशा निर्देश अब और स्पष्ट होता जा रहा था। ड्रैगन कबीले की ऑरा भी लगातार और घनी होती जा रही थी। व्हाइट मूनलाइट का हल्का सा प्रतिबिंब मेरे सिर के पीछे चिपका हुआ था। उसकी सर्प जैसी प्रकृति लगातार फुफकार रही थी, जैसे हवा में फैली उस गंध का आनंद ले रही हो।
उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। ये ऑरा निश्चित रूप से ड्रैगन कबीले की है और इसकी प्राचीनता अकल्पनीय है। अगर ये किसी प्राचीन पूर्वज के खंडहर है तो मेरी साधना की बहाली अब बस कुछ ही दूर है। उस समय सबसे पहले मैं इस लोच को पकाकर सूप बनाऊंगी। मैं लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचा। इतनी दूर चुपचाप आने के बाद भी ये अभी भी मुझे मारने के बारे में सोच रही है। इसकी चेतना तो कुत्तों ने खा ली है। दो पहाड़ियां पार करने के बाद मैं धुंध से ढके सूखे पेड़ों वाले जंगल को पार कर गया। मेरे सामने घाटी में एक विशाल दरार दिखाई दी। उस दरार की दोनों दीवारें शीशे जैसी चिकनी थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें काट दिया हो। उस खाई की गहराई में घना अंधेरा था, जो आंखों से नापना असंभव था। वहीं से ड्रैगन कबीले की औरा फैल रही थी। बाईवान की आत्मा के टुकड़े उत्साह से कांप उठे। वो अधीर होकर मेरी पीठ से फिसल गई और अंदर की ओर चढ़ गई। मैं भी जल्दी से उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। डर था कि ये मूर्ख गाय कहीं कोई हादसा ना कर बैठी हो। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, वो दरार और भी संकरी होती गई। दोनों तरफ की पहाड़ी दीवारें प्राचीन पैटर्नों से ढकी हुई थी। वे ड्रैगन जाति के अनोखे रून थे, जो हल्की हल्की चमक दे रहे थे। लगभग एक अगरबत्ती जलने जितने समय चलने के बाद दृश्य अचानक खुल गया। अचानक एक काली पत्थर की विशाल द्वार दिखाई दी, जो लगभग 10 झांग ऊंची थी। वो पत्थर का दरवाजा घने शांति रूनों से भरा हुआ था। उससे एक भारी दबाव निकल रहा था। वो हल्का सा दबाव महसूस कर रही थी। उसने अपनी जीभ का सिरा काटा और खून की बूंदें उस पत्थर के दरवाजे पर टपकाईं। लेकिन पत्थर का दरवाजा बिल्कुल स्थिर रहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने एक और बूंद गिराई, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। वो निराश हो गई। मिलियन ने 10 से भी ज्यादा खून की बूंदें गिरा दी, लेकिन वो पत्थर का दरवाजा मानो मृत ही था। उसमें जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाईवांग की पूरी जीभ सुन्न पड़ गई। उसकी आंखें गहरे निराशा से भरी हुई थीं। वो पागलों की तरह दरवाजे पर अपना सिर पटक रही थी। अपनी पूंछ से उसे जोर जोर से मार रही थी और अपने दांतों से उसे काटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पत्थर का वो दरवाजा जरा भी नहीं हिला, बिल्कुल अडिग बना रहा।